हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2023 और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, आज वो आपका पार्ट 30 हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर, वो सभी 2022 में मल्टीपल शिफ्ट में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वही सारे क्वेश्चन को विथ डिटेल्स के साथ हम यहाँ पर आपको सॉल्व करा रहे हैं। और आपको सभी क्वेश्चन को करना क्या है कि प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट करते हुए चलना है, तब तो जाकर ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकाल पाएंगे तो आप एग्जाम टाइम में भी जो है क्वेश्चन को बड़ा इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करते हुए चलना है, तभी जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प मिल पाएगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये है क्वेश्चन नंबर 381। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 380 तक क्वेश्चन को कवर किया था, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, बेसिकली ये हायर एजुकेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर एजुकेशन से ये संबंधित क्वेश्चन है। और बोला जा रहा है इसमें कि वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान है। यानी कि विश्वविद्यालयों के जो आपके टाइप्स हैं उनमें कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो भारत के अंदर मौजूद हैं, वो आपको बताने का प्रयास करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के विश्वविद्यालयों के बारे में दिया गया है, लेकिन जो भारत में मौजूद हैं उनका आपको चुनाव करना है और नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत सारे ऐसे मतलब दो यूनिवर्सिटी तो आपने ऐसे ही मतलब जान लिया होगा, एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, और भी दो यूनिवर्सिटी हैं, उनको आप फाइंड करके यहाँ पर अपना आंसर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी डी ई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें आपका एक तो मानित विश्वविद्यालय दिया गया है जिसको डीम्ड बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और उसके बाद से आपका यहाँ पर डी हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। इससे आप सभी परिचित हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपका है, और भी कई सारे यूनिवर्सिटियाँ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद से प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपका होता है, जैसे कि निजी विश्वविद्यालय है उसी प्रकार के प्राइवेट विश्वविद्यालय आपके देश के अंदर है। तो पहले तो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं, उसके बाद से इसमें राज्य जो विश्वविद्यालय है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी वो मेंशन नहीं है, वो भी आपका होता है। चार प्रकार के विश्वविद्यालय आपके देश के अंदर मौजूद हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्टेट यूनिवर्सिटी आपका है, फिर उसके बाद से आपका जो डीम्ड बी यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद से निजी विश्वविद्यालय। तो ये चार प्रकार के हैं, इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में मैं बात कर लूँ तो ये एक प्रकार भारत के अंदर मौजूद उच्चतर शिक्षा का एक पहला मतलब कह लीजिए कि टॉप लेवल का पायदान आप कह सकते हैं। प्रीफर ज़्यादातर छात्र यहाँ पर एडमिशन के लिए करते हैं, उसके बाद से यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर वो दूसरी तरफ मूव होते हैं। फिर उसके बाद से इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ऐसे विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम द्वारा की जाती है केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। यानी कि केंद्र सरकार के अधिनियम के द्वारा जो किए जाते हैं वो आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके होते हैं। इसकी स्थापना के बारे में मैं बता रहा हूँ, और वर्तमान में जो इनकी संख्या है आपका 54 है। आप यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। अब हम स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दिया नहीं गया है लेकिन जानना जरूरी है इसके बारे में। ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा किए जाते हैं वो आपके राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, और इनकी संख्या जो है आपका वर्तमान समय में वो है 416 आपके राज्य विश्वविद्यालय है देश के अंदर। उसके बाद से डिम्ड भी जो विश्वविद्यालय या डिम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में जान लीजिए। ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत की गई है वो डिम्ड विश्वविद्यालय कहलाते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 125 है, ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट में आपका है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना राज्य केंद्र के अधिनियम द्वारा एक प्रायोजक निकाय के माध्यम से की जाती है
तो वो आपके प्राइवेट विश्वविद्यालय होते हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 375 है, यानी अच्छी खासी संख्या में प्राइवेट विश्वविद्यालय आपके देश के अंदर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कुछ नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 382 और ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि शोध में असंगत चरों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको यहाँ पर देख लेना है कि शोध के असंगत चरों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए इन सभी विकल्पों में से कौन से तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक से अधिक हो सकते हैं यहाँ पर, इसलिए इस तरीके से विकल्प बनाया गया और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। इजी क्वेश्चन बहुत कम ही आपको मिलेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप राइट आंसर देते हुए आगे चलिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस वीडियो को आगे बढ़ाते रहूँगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और इसके साथ ही साथ डी आपका यादृच्छिकरण यानी कि रैंडमनाइजेशन का मिलान करना और इसके साथ साथ चरों को हटाना। इसके माध्यम से शोध में असंगत चरों को नियंत्रित करने के लिए हम इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यादृच्छिकीकरण का, मिलान करना और चरों को हटाना। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट बॉक्स में बताया होगा, क्योंकि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 383 और ये क्वेश्चन आपका पीडी यानी कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। और देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्रायः प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? यहाँ पर भिन्न अभिविन्यास वाले क्रिस्टल होते हैं। फिर यहाँ पर बी दिया गया है कि समान अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल हैं। सी है आपका क्रिस्टल सिलिकॉन जो अनाकार सिलिकॉन से परिवर्तित होकर बना हो। और डी दिया गया है प्रयोगशाला में विकसित किए गए क्रिस्टल सिलिकॉन है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल ये आपके होते हैं। तो याद रखना है आपको कि अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्रायः प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइड सिलिकॉन भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 384 और ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अभिज्ञात शोध प्रश्न, यानी पहले से जो पता है आपका, अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। रिसर्च एप्टीट्यूड से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं वीडियो कंटिन्यूअस आगे आपका चलता रहेगा। आप हर एक प्रश्न का आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से प्रश्नों को पढ़ें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वृत्तांत पुनरीक्षा जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए आपको याद रखना है कि अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार सर्वेक्षण और व्याख्या करने को वृत्तांत पुनरीक्षा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं बता रहा हूँ आपको उसे याद करते हुए चलना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 385 और ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सहकारी अभिगम की विशिष्टताओं से संबंधित नहीं है। सहकारी अधिगम की विशिष्टताओं से कौन सा ऐसा विकल्प है जो संबंधित नहीं है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें, प्रश्नों को पढ़ें, उनके विकल्पों को देखें, देन उसके बाद से अपना जो करेक्ट आंसर है उसका चुनाव करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करे। ये करे पहले टाइप हो गया है, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए महसूस करे। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पर महसूस करें, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन बन जाएगा। विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें, ये आपका सहकारी अभिगम की विशिष्टताओं से संबंधित नहीं होता है, क्योंकि गलत यहाँ पर पूछा, इसीलिए गलत का चुनाव आपको करना था। अब सहकारी अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको भी आप याद करते हुए चलिएगा, ताकि कभी आपसे अलग तरीके से क्वेश्चन बना दिया जाए, जैसे कि कई सारी सहकारी अधिगम की विशेषताओं को दे दिया जाए स्टेटमेंट्स के रूप में, फिर नीचे 4 विकल्प बनाकर आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा ऐसा इसमें सहकारी अधिगम का एग्जाम्पल है। तो देखिए, सहकारी अधिगम में सबसे पहला जो विशेषता आप यहाँ पर देख लीजिए, छात्र 2 से 5 सदस्यों के छोटे समूह में मिलकर कार्य करते हैं, ये एक पहली विशेषता होती है सहकारी अधिगम की। फिर दूसरी आपको याद रखना है कि छात्र सकारात्मक रूप से अन्योन्यश्रित होते हैं, और उसके बाद से संरूपित गतिविधियों का उपयोग करते हैं। अच्छे अधिगम एवं सामाजिक कौशल को विकसित करने का अनुभव होता है। छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध का निर्माण किया जाता है और एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान की सहायता दिया जाता है, यानी एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर सहायता प्रदान की जाती है, जो कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर बोला जा रहा था कि विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करते हैं। तो अभी तक जितनी मैंने विशेषता बताई उसको देखकर आपको लगता है कि छात्र यहाँ पर अत्यधिक कार्य के वजह से दबे हुए महसूस करते हैं, नहीं, इसलिए ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 386, और ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया गया है, लेकिन ये मैचिंग वाले फॉर्म में है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सूची 1 में वैधता के प्रकार दिए गए हैं, जिसको इंग्लिश में टाइप्स ऑफ वैलिडिटी कहा जाता है। फिर सूची 2 में यहाँ पर परावर्तन दिया गया है, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर नीचे दिए गए इन कोटों में से आपको अपना राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपने ईमानदारी से सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा जब से मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, तो निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए हम इसे मैच कर लेते हैं और आप भी मैच कर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले आपका दिया गया है यहाँ पर प्रत्यक्ष वैधता, ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। उपकरण की उपयोगिता का संकेतक ये होता है। और बी जो है आपका समवर्ती वैधता, ये किसके साथ मैच हो जाएगा? ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। एक नए परीक्षण की पूर्व स्थापित परीक्षण से तुलना जो है आपका समवर्ती वैधता कहलाती है। रचना, ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ये आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। मापने की सीमा का संकेतक आपका रचना होता है। और डी जो है भविष्य सूचक, ये किसके साथ मैच हो जाएगा? ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। किसी मापनी पर एक स्कोर जिस सीमा तक किसी मापदंड पर स्कोर का पूर्वानुमान करता है वो आपका भविष्य सूचक कहलाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको मैच कर लेना था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस तरीके से इसको मैच कर लिया होगा, और जैसे आपने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना विकल्प देख लेना है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर सी बताया होगा। मैच करने में कोई भी दिक्कत होगा, अगर कोई भी आपको विकल्प यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वैधता का मतलब उपकरण की उपयोगिता का संकेतक, यानी कि किस सीमा तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का आपको वैधता यानी वैलिडिटी मिलती है कि इतने टाइम तक ये वैलिडिटी आपका रहेगा। जैसे रिचार्ज का आपका वैलिडिटी होता होगा, किसी कंपनी का आप रिचार्ज करते होंगे, उसमें लिखा होगा 95 दिन या 80 दिन या 85 या 82 दिन, किसी दिन तक जो है आपका ये रहेगा और उसके बाद से ये एक्सपायर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 387, और ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। देखिए, इसमें बोला क्या जा रहा है कि अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना एक मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का परीक्षण देता है, प्रशिक्षण देता है। आपका यहाँ पर परीक्षण नहीं होगा, प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान यहाँ पर करना है आपको। तो यहाँ पर दिए गए हैं आपको बेतरतीब तरीके से कुछ विकल्प, इनको आपको क्रमबद्ध यानी तरीके से अरेंज करना है, और यहाँ पर नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका क्रम होगा, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर बी आ जाएगा, समस्या की पहचान करना।
फिर उसके बाद से आपका डी आ जाएगा दूसरे नंबर पे यहाँ पर समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना। फिर उसके बाद से आपका तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आपका ए आ जाएगा यहाँ पर मर्दों की सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना। फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर चौथे नंबर पे सी आ जाएगा, श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। तो क्वेश्चन में आपसे यही बोला जा रहा था कि अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना ऐसा एक मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान करना था। तो इसमें सबसे पहले हमारा समस्या की पहचान आएगा, रिसर्च से ही रिलेटेड, मतलब इस तरीके से ये आपका दिया गया है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसको ध्यान देते हुए चलना है आपको। फिर आपका दूसरे नंबर पे समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना, और तीसरे नंबर पे आपका ये था। तो यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है स्टेटमेंट्स में टाइप में कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ लीजिएगा, ग्रुप के सदस्यों के समान गुणों की, सॉरी इस प्रकार से नहीं, ग्रुप के सदस्यों को समान गुणों की श्रेणियों में रखना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत सारा टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, हो सकता है कि ऑप्शन में ही ऐसा दिया हो क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक आप देखते होंगे। हिंदी वाले जो लैंग्वेज में अगर छात्र एग्जाम देते होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कि उनका कोई सीरीज या इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपस में नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये जो है आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा, और चौथे नंबर पे श्रेणियों के लेबल विकसित करना। तो ये क्रम आपको लगा लेना है, और ऑप्शन सी इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको लेकर मतलब कुछ और भी डाउट आपके उठते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी का आंसर मैं दे पाऊँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 388, और ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पर लिया गया है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि अनुमान के मामले में न्याय के अनुसार न्यायिकी तर्क के निम्नांकित 5 चरणों को क्रमानुसार आपको रखना है। यानी कि अनुमान मामले में न्याय के अनुसार न्यायिकी जो तर्क होते हैं इनके 5 चरणों को क्रम से आपको लगाना है, और उसके बाद नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आपका बहुत सारा दिमाग लगने वाला है, तो अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए जो है आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को पॉज करें ताकि समय मिल सके आपको और आप अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर फाइंड कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो क्रम हो जाएगा तो इसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा कि पहाड़ पर आग है, यानी कि द माउंटेन हैज फायर। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा यहाँ पर धुएं के कारण पता चला आपको कि पहाड़ पर आग है, पहले नंबर पे वो होगा, दूसरे नंबर पे ये आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पर ई आ जाएगा, जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग होती है, जैसे कि रसोई घर में होता है। फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे आपका बी हो जाएगा, रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी है। फिर उसके बाद से सी जो है आपका 5वें नंबर पे हो जाएगा, यानी कि इसलिए पहाड़ पर आग है। यानी क्रम आपको देखना है, पहाड़ पर आग है क्योंकि वहाँ मतलब धुआं है, धुएं के कारण वहाँ पर आग महसूस पता चला। फिर तीसरे नंबर पर एक मतलब तर्क आपने लगाया कि जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग होती है, जैसे कि रसोई घर में आपका खाना बनता है तो वहाँ धुआं उठता है। अब ऐसा आप जो है लॉजिक मत लगाइएगा कि आज के रसोई घरों में गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो आज भी जो है वहाँ पर रसोई घरों में लकड़ी से, उपले से, गोबर के जो है जलाकर उससे खाना बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर धुआं आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे मैंने इसको बताया। फिर चौथे नंबर पे आपका रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी है, तो यहाँ पर ये चौथे नंबर पे होगा और इसलिए पहाड़ पर आग है। तो ये क्रम आपको देख लेना है जिसे मैंने लगाया, और उसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 389, और ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। सूची 1 में अध्यापन का मॉडल है, सूची 2 में विकासक यानी कि डेवलपर किसके द्वारा वो अध्यापन का मॉडल जो है डेवलप किया गया है वो आपका दिया गया है। मैचिंग वाले क्वेश्चन को आपको सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है, और नीचे दिए गए कूट में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसको मैच करके अपना राइट आंसर बताइए, तब तक हम इसे मैच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले सकारात्मक अंतर्निर्भरता का जो अध्यापन मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो आपका यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा, डेविड जॉनसन के द्वारा ये दिया गया था, याद रखना है। बी जो है आपका संरचित जांच का जो है अध्यापन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था,
तो ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, रॉबर्ट स्लाविन के द्वारा ये दिया गया था। और सी जो है आपका भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्लेइंग अध्यापन का जो मॉडल है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा यहाँ पर, फैनी सेप्टेल के द्वारा दिया गया था। और चौथा जो है आप मतलब डी जो है विधि शास्त्रीय जांच के अध्यापन का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये तीसरे के साथ जाएगा आपका, डोनल ऑलवीर और जेम्स सेवर के द्वारा ये दिया गया था। तो ये सूची 1 में आपके जो अध्यापन के मॉडल्स हैं वो दिए गए थे, और सूची 2 में विकासक यानी किसके द्वारा इनको डेवलप किया गया था, तो इसी के साथ हमें मैच करना था और हमने मैच कर लिया। और नीचे आपको देख लेना है कि मैचिंग के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 390, और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से लिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न 2022 में बहुत सारे देखे गए हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मतलब आ रहे थे, लेकिन उसी में से कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को कम करके यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट्स वाले फॉर्म में क्वेश्चन आपको बनाकर पूछे जा रहे हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में, तो इस पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहले में बोला जा रहा है कि मीटर सेकंड में दी गई चाल को किलोमीटर घंटा चाल में बदलने के लिए हम करते हैं क्या, 5/18 के साथ गुणा करते हैं, ये बोला जा रहा है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि किलोमीटर घंटे में दी गई चाल को मीटर सेकंड के चाल में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। अब आपने मैथ का ये फॉर्मूला या ये तरीका आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, स्पीड से यानी चाल से रिलेटेड आपका ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो इसे आपको अगर आपने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन तो आपको याद होगा, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं है। उपयुक्त कथनों का अवलोकन करना है और इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी जरूर बताएं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसमें ज़्यादा तो दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों यहाँ पर आपका गलत दिया गया है स्टेटमेंट्स। क्या गलती है इसको हम देख लेते हैं। ये जो आपका बोला जा रहा है कि मीटर सेकंड में दी गई कोई स्पीड है आपकी, उसको किलोमीटर घंटा में बदलने की बात की जा रही है, तो उसके लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। ये आपका सीधे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 5/18 दिया गया है, और इसी की जगह पे नीचे जो बोला जा रहा है कि किलोमीटर घंटा को अगर मीटर सेकंड में आपको बदलना है तो क्या करना चाहिए, 5/18 से गुणा करना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो जो मैथ बहुत सॉल्व करते हैं उनको तो इजीली उन्होंने आंसर कर दिया होगा तुरंत। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, ये दोनों चीज़ याद रखनी है। अगर दोबारा से कोई क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बेस्ड आता है आपको सॉल्व करने के लिए, स्पीड, चाल और दूरी से इस तरीके से, तो आप सॉल्व करने के लिए इसको इस्तेमाल मतलब बदलने के लिए यूनिट जब बदलने की बात की जाए कि मीटर सेकंड को आपको किलोमीटर घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर लीजिएगा, और किलोमीटर घंटा को जो है सेकंड में बदलने की बात की जाए तो 5/18 से आपको गुणा कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट बॉक्स में बताया। हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आपको नहीं देना होता है क्वेश्चन में, कभी कभी आपसे गलत आंसर भी पूछा जाता है और गलत विकल्प भी दिया जाता है और चेक किया जाता है कि कितनी समझ आपकी है कॉन्सेप्ट पर। तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक या एग्जाम से रिलेटेड भी अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है एडमिट कार्ड डाउनलोड के संदर्भ में, वैसे ही मैं आपके साथ उस जानकारी को साझा करूंगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास रहता है कि आप सभी के साथ जो ऑथेंटिक जानकारी है वही साझा की जाए। क्योंकि दिन भर मैं देखता हूँ यूट्यूब पे अगर आप जब सफरिंग करोगे या सर्च करोगे इधर उधर तो डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे ना यूजीसी नेट के द्वारा अपडेट दिए जाते हैं और न जो हमारी एजेंसी है जिनके द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा उनके द्वारा दिया जाता है। जब अपडेट होती है कुछ जानकारी तब वो नोटिफिकेशन के माध्यम से साझा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी अटकलें, बहुत सारा जो है अनुमान लगाया जाता है कि इस डेट उस डेट को आ जाएगा, तो उसके चक्कर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे तो ये जो है आपको एग्जाम क्लियर कराएगा। कब एडमिट कार्ड आएगा, कब ये आएगा, वो आपका जो है एग्जाम क्लियर नहीं कराएगा। आपका ईमेल आईडी इसीलिए लिया जाता है कि आपके ईमेल पे भी मेल कर दिया जाता है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएँ। तो इतनी सारी सुविधा आपको जो है एनटीए के द्वारा दी जाती है, तो इसका आपको लाभ उठाना है। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे
तो आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। शेयर करें ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। या ऑथेंटिक अपडेट को भी आप जानना चाहते हो तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।